Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So आज हम लोग यूनिट 8 का पार्ट 4 करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, जिनमें उनको 10 यूनिट की पूरा रिवीजन मिलेगा। पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये वैलिड होगा दिसंबर एग्जाम तक। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाए। आज हम लोग फैमिली मैरिज एंड किनशिप पार्ट 4 करने वाले हैं। फैमिली मैरिज एंड किनशिप पार्ट 4। इसमें सबसे पहले आता है, हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा है, पास्को एक्ट के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा है। रेप से रिलेटेड हम लोगों ने जो भी लॉज हैं, जो भी मतलब लीगल सिस्टम है, उन सब के बारे में पढ़ा है। उसी का एक पार्ट है निर्भया फंड। ठीक, निर्भया का नाम आपने सुना होगा। ठीक, निर्भया फंड पोस्ट 2012 के बाद निर्भया गैंग रेप केस डेडिकेटेड फंड वाज सेट अप इन 2013। 2012 में निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ था, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक उसी को डेडिकेट करते हुए एक फंड पास हुआ था। एक फंड सेटअप किया गया था 2013 में, with a focus on implementing the initiatives aimed at improving the security and safety of women in India. ठीक, with a focus on implementing the initiative। ठीक, किस फोकस के साथ? ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके इनिशिएटिव्स को एम्ड एट इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया। जो भी वुमेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें करने के लिए ये फंड पास हुआ था, जिसका नाम था निर्भया फंड। ठीक, निर्भया फंड क्या है? 2012 निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद, निर्भया का जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उस मामले के बाद 2013 में भारत में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए, भारत में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से पहलों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित कोष की स्थापना की गई। ठीक, एक समर्पित जो किसको किसके ऊपर ये किसके लिए समर्पित किया गया था? ये निर्भया के लिए। ठीक, और उसी से रिलेटेड एक फंड पास हुआ था, एक कोष की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाना। ठीक, भारत में जो भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा में सुधार लाना, इस उद्देश्य के साथ ये फंड पास हुआ था, जिसका नाम है निर्भया फंड, और ये 2013 में पास हुआ था। ठीक, ये 2013 में पास हुआ था। द फंड वॉज कॉल्ड निर्भया फंड। निर्भया मीनिंग फियरलेस। निर्भया, मतलब क्या होता है? जो मतलब मौजूद ना हो, भया मतलब जो डर होता है। ठीक, तो निर्भया मतलब फेयरलेस, जिसके अंदर डर ना हो। ठीक, तो द फंड वॉज कॉल्ड निर्भया फंड। निर्भया मीनिंग फेयरलेस। निर्भया मतलब क्या होता है? फेयरलेस होता है। द pseudonyms given to the gang rape victim to conceal her identity। तो जो भी गैंग रेप विक्टिम होते हैं, उनको उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनकी जगह पे, उनके नाम की जगह पे निर्भया नाम यूज किया जाता है।
ठीक। तो उनकी नाम की जगह पे निर्भया नाम यूज किया जाता है। जो भी मतलब रेप की विक्टिम होती हैं, उनके गैंग रेप की विक्टिम जो भी होती हैं, उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी अगर रिवील होती है तो समाज में लोग जो है उसको बहुत गलत निगाह से देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो खुद ही अफेंडर है। ठीक। उसको लोग विक्टिम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जो गैंग रेप के विक्टिम होते हैं, उनके उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है और उनकी नाम की जगह पे निर्भया नाम यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है फियरलेस। ठीक। द फंड वाज कॉल्ड निर्भया फंड, निर्भया मीनिंग fearless, the pseudonyms given to the gang rape victim to conceal her identity. उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए निर्भया नाम लिया जाता है उसकी नाम की जगह पे। इस फंड को निर्भया फंड कहा गया। निर्भया का अर्थ है निडर। ठीक। तो इस फंड को निर्भया फंड कहा गया और इस निर्भया का अर्थ क्या होता है? निर्भया का अर्थ होता है निडर। ये क्षण नाम सामूहिक बलात्कार पीड़ितों को अपनी पहचान छुपाने के लिए दिया गया है। ठीक। तो जो भी बलात्कार पीड़ित हैं, उनकी पहचान छुपाने के लिए निर्भया नाम यूज किया जाता है। उनके नाम की जगह पे निर्भया नाम यूज किया जाता है। जो भी बलात्कार से पीड़ित महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं का जो है नाम, उसकी पहचान छुपाने के लिए क्या किया जाता है? उनकी नाम की जगह पे निर्भया नाम यूज किया जाता है ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। ठीक। Three schemes have been implemented by the Ministry of Women and Child Development. तो 3 स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से 3 स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी। वो कौन कौन सी स्कीम थी? वन स्टॉप सेंटर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन। ठीक। वुमेन हेल्पलाइन का यूनिवर्सलाइजेशन, उसको फैलाना। ठीक। और महिला पुलिस पुलिस वॉलंटियर, और महिला पुलिस वॉलंटियर को रखा गया गैंग रेप विक्टिम को बचाने के लिए। ठीक। सो वन स्टॉप सेंटर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर, ये 3 स्कीम किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक। ये 3 स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 3 योजनाएं लागू की गई। ठीक। सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 3 योजनाएं लागू की गई, जिसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण। ठीक। तो महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण और वन स्टॉप सेंटर, और तीसरा है महिला पुलिस स्वयंसेवक। महिला पुलिस स्वयंसेवक, ये 3 जो है स्कीम, 3 जो है योजनाएं लागू की गई थी। किसके जरिए? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर एज फॉलोज। तो होम अफेयर्स के जरिए जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो कौन कौन सी थी? गृह मंत्रालय द्वारा जो कार्यान्वित की जा रही योजनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ठीक। तो पहला क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली। दूसरा है सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड यानी कि जो विक्टिम है उनको कुछ कंपनसेशन फंड दिया जाता है। ठीक। केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, ये भी आता है गृह मंत्रालय के अंदर। ठीक। ये भी गृह मंत्रालय के अंडर ही आता है। अब ये सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड क्या होता है? जिसका शॉर्ट फॉर्म है CVCF। ठीक। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। Central Victim Compensation Fund has been founded under the framework of Nirbhaya Fund to support state or UTs for their victim compensation scheme। ठीक। सो ये जो है निर्भया जो फंड था उसी से रिलेटेड, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम, उसी का एक फ्रेमवर्क है सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। ठीक। जो किसको सपोर्ट करता है? स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज को सपोर्ट करता है जो भी विक्टिम कंपनसेट स्कीम है उसमें। ठीक है। जो भी विक्टिम कंपनसेट स्कीम है उसमें सपोर्ट करने के लिए स्टेट को, यूटीज को ये फंड लॉन्च किया गया था, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। ठीक।
केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, जिसको सीवीएफ भी कहा जाता है, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि सीवीएफ को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी पीड़ित मुआवजा योजना के लिए समर्थन देने के लिए निर्भया फंड के ढांचे के तहत वित्त पोषित किया गया है। ठीक, तो ये निर्भया फंड के ढांचे के तौर पे ही ये रखा गया है, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि। ठीक, और ये किस लिए रखा गया था, जो भी मतलब फंड दिए जाते थे, पीड़ित मुआवजा योजना जो थी अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों की, अलग अलग राज्यों की। ठीक, सो उनको उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जो केंद्रीय स्कीम थी, ठीक, केंद्रीय योजना थी, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि सीवीएफ जिसको कहा जाता है। ठीक, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि जिसको सीवीएफ भी कहा जाता है। The CVF is a one-time grant of top-up fund to the state UTs subsequent to the direction of Honorable Supreme Court। ठीक, तो सीवीएफ क्या है, वन टाइम ग्रांट होता है। ठीक, एक ही टाइम पे ग्रांट कर दिया जाता है स्टेट को या यूटीज को, और सब्सिक्वेंट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, या अगर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन होता है फंड देने का, तब वो जो है फिर से गवर्नमेंट उसको उस फंड को रिलीज करती है। सीवीएफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को टॉप अप फंड का एक मुफ्त अनुदान है। ठीक, तो एक मुफ्त दे दिया जाता है उनको, जो भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको, ताकि जो है वो जो भी विक्टिम है, जो भी मतलब इससे पीड़ित हैं, उनको ये फंड दिया जा सके, ये जो है मदद दी जा सके। ठीक, सो सीवीएफ मानवीय सर्वोच्च न्यायालय, और ये जो है एक मुफ्त दे दी जाती है। ठीक, और हो सकता है कि न्यायालय के द्वारा जो है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फिर से जो है कोई आदेश आ जाए फंड देने का, तो फिर केंद्र गवर्नमेंट देती है। वैसे ये एक मुफ्त ही दिया जाता है, एक ही साथ दे दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। ठीक, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो देना पड़ता है। ठीक, एक मिनट। तो यहाँ तक हम लोग निर्भया फंड कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाउरी यानी कि दहेज। ठीक, डाउरी यानी दहेज। डाउरी इज इलीगल इन इंडिया अंडर द एंटी डाउरी लॉ। एंटी डाउरी लॉ के अंडर जो है डाउरी को इलीगल माना गया है इंडिया में। ठीक, इंडिया में डाउरी को इलीगल माना गया है, किसके अंडर, द एंटी डाउरी लॉ के अंडर। अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एनी एक्ट टू टेक और गिव डाउरी इज पनिशेबल इन इंडिया। ठीक, कोई भी एक्शन जिसमें डाउरी ली जाती हो या दी जाती हो वो पनिशेबल है इंडिया में। ठीक है, डाउरी का कोई भी एक्शन जिसमें डाउरी ली जाती हो या दी जाती हो, या इवन जो है उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता हो, तब भी ये पनिशेबल है इंडिया में। ठीक, तो दहेज क्या है, दहेज विरोधी कानून के तहत भारत में दहेज अवैध है। ठीक, तो दहेज विरोधी कानून के तहत भारत में जो भी दहेज पाए जाते हैं वो अवैध हैं। ठीक, और दहेज निषेध अधिनियम के तहत जो भी दहेज निषेध अधिनियम है उसके तहत अगर देखा जाए तो भारत में दहेज लेने या देने का कोई भी कार्य दंडनीय है। ठीक, तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें दहेज लिया जा रहा हो या दिया जा रहा हो या दहेज के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा हो, तो ऐसे कार्य जो है वो दंडनीय है। ठीक, इसमें आपको ये दंडनीय अपराध है और इसमें आपको सजा भी हो सकती है। ठीक, तो दहेज इंडिया में अपराध है, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया में दहेज जो है वो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा मतलब
प्रचलन में चलता है। ठीक, ये यूज किया जाता है। ठीक, सो डाउरी जो है हर जगह पे हर समाज में पाई जाती है। भले ही ये इलीगल है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे ये चीजें हो रही हैं। ठीक, क्योंकि जो भी लॉ है वो बहुत ज्यादा, एक तो क्या होता है कि लॉ जो बनते हैं उसमें अगर कोई डाउरी के लिए जाके केस भी करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें प्रूव करना पड़ता है। फिर ये रिश्तेदारी का जो मामला होता है वो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत खर्च करके अगर रिश्तेदारी हो जा रही है, शादी हो जा रही है तो बेहतर है। ठीक, कौन जाएगा उतना झमेले में पड़ने के। ठीक, तो ये जो डाउरी का जो सिस्टम है इसको मेंटेन करने का सिस्टम कोई बहुत वैसा अच्छा नहीं है। इसीलिए डाउरी जो है अभी आप हर समाज में देखेंगे, खास तौर से जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वही खुद डाउरी जो है वो करते हैं, डाउरी लेते हैं या देते हैं। ठीक, कहते हैं ना कि मतलब बेटा जो है इतना पढ़ा हुआ है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो इतना लाख रुपया लिया जाएगा। ठीक, शादी में इतना लाख रुपया या कार चाहिए दहेज में। तो जितने पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा ये काम करते हैं। ठीक, खास तौर से जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं वो ज्यादा डाउरी लेते हैं, उनको ज्यादा डाउरी मिलती भी है। ठीक, या सरकारी नौकरी वाले हैं तो जैसे ही सरकारी नौकरी लगी वो क्या करते हैं, फिर उनको डाउरी लेना है, दहेज लेना ही लेना है। ठीक, तो फिक्स होता है अमाउंट कहीं कहीं पे कि सरकारी नौकरी पे ये वाली कार मिलेगी। ठीक, और अगर आप जो है बिजनेसमैन है तो आपको ये कार मिलेगी, या आप इंजीनियर हैं तो ये कार मिलेगी, और डॉक्टर हैं तो ये कार मिलेगी, सारी चीजें फिक्स होती हैं। ठीक, तो एक रेट बन चुका है हमारे समाज में, जो है ये सारी चीजों का एक रेट बन चुका है। अब लोग जो है डाउरी बहुत खुले में ले रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है। क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक कोई जाके केस नहीं करेगा इसके अगेंस्ट, और ऐसा कभी होता नहीं। ठीक, भाई जो डाउरी दे रहा है वो मजबूरन दे रहा है, लेकिन वो देगा इसलिए वो केस क्यों करेगा? अगर वो केस करेगा तो वो रिश्ता ही नहीं होगा। तो वो रिश्ता करने के डर से जो है वो रिश्ता खत्म ना हो जाए, इस डर से वो डाउरी दे देता है। ठीक, और उसके खिलाफ केस नहीं करता है। ठीक, तो डाउरी इज इलीगल इन इंडिया अंडर द एंटी डाउरी लॉ। अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एनी एक्ट टू टेक और गिव डाउरी इज पनिशेबल इन इंडिया। कोई भी एक्ट जो जिसमें डाउरी ली जाती हो या डाउरी दी जाती है वो इंडिया में पनिशेबल है। ठीक, दहेज विरोधी कानून के तहत भारत में दहेज अवैध है। ठीक, तो दहेज विरोधी कानून के तहत अगर देखा जाए तो भारत में दहेज जो है वो अवैध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत भारत में दहेज लेने या देने का कोई भी कार्य दंडनीय है। ठीक, तो कोई भी कार्य जिसमें दहेज लिया जा रहा हो या दहेज दिया जा रहा हो वो कार्य जो है वो दंडनीय है। ठीक, भारत में वो दंडनीय है दहेज निषेध अधिनियम के तहत। ठीक, the punishment for violating the anti-dowry law is imprisonment for up to 5 years and fine of rupees 15,000 or the value of dowry given whatever is more, whichever is more. ठीक, तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग द एंटी डाउरी लॉ, अगर कोई जो है एंटी डाउरी लॉ का वायलेशन कर रहा है यानी कि डाउरी ले रहा है या दे रहा है। ठीक, तो ये इसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, कितने साल की? 5 साल की, अप टू 5 ईयर्स। अप टू 5 ईयर्स मतलब 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, 5 साल से कम ही रहेगी। ठीक, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितने साल हो। एंड फाइन ऑफ रुपीज 15,000, और 15,000 रुपए फाइन भरना होगा, या डाउरी का अमाउंट फाइन भरना होगा, जो भी ज्यादा होगा। अगर डाउरी का अमाउंट 15 से कम है तब 15 आपको पूरे भरने पड़ेंगे। ठीक, अगर डाउरी का अमाउंट 15 से ज्यादा है तो जितना डाउरी का अमाउंट होगा उतना ही भरना पड़ेगा। ठीक, जो ज्यादा होगा वही भरना पड़ेगा। अगर 15,000 फाइन ज्यादा है तो 15,000 ये भरना पड़ेगा। अगर डाउरी का अमाउंट ज्यादा है तो डाउरी का जो भी अमाउंट है वो एज अ फाइन आपको भरना पड़ेगा। ठीक, so the punishment for violating the anti-dowry law is imprisonment for up to 5 years and fine of rupees 15,000 or the value of dowry given whichever is more. ठीक, सो डाउरी की जो वैल्यू जो भी दी गई है अगर वो ज्यादा है तो फाइन की जगह पे वो भरना पड़ेगा, अगर फाइन ज्यादा है तो फाइन भरना पड़ेगा, यानी कि 15,000 एटलीस्ट आपको भरना ही भरना है। ठीक, दहेज विरोधी कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल की कैद और 500 नहीं है, 15,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक, 15,000 या दहेज की कीमत जो भी अधिक हो, यानी कि दहेज की कीमत अगर अधिक है तो दहेज की कीमत ही भरना पड़ेगा।
अगर 15,000 ज्यादा है तो ये 15,000 आपको जुर्माना ही भरना पड़ेगा। ठीक। तो दहेज विरोधी कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 15,000 या दहेज की कीमत जो भी अधिक हो उससे ज्यादा वो जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो 1961 में पास हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पास हुआ था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पास हुआ था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पास हुआ था, जो भी डाउरी से रिलेटेड है। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में पास हुआ था। ठीक। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पास हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में पास हुआ था। ठीक। तो ये ईयर आपको याद रखना है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब पास हुआ था या इंडियन एविडेंस एक्ट कब पास हुआ था। ठीक। ये दोनों ईयर आपको याद होने चाहिए। महर क्या होता है? महर कल आपको मैंने बताया था। महर क्या है? एक मुस्लिम की जब शादी होती है, जब निकाह होता है, उस निकाह के टाइम पे हस्बैंड को एक अमाउंट ऑफर करना होता है। एक मतलब कोई भी वैल्यूएबल चीज ऑफर करना होता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी या इन द फॉर्म ऑफ कैश मनी। ठीक। सो वो अगर ऑफर वो वाइफ एक्सेप्ट करती है तभी निकाह माना जाएगा, वरना निकाह इनवैलिड करार दिया जाएगा। ठीक। महर और डुअर इज अ सम ऑफ मनी, ये अलाउ है इंडियन लीगल सिस्टम में। ठीक। क्योंकि इसके बगैर जो है मुस्लिम मैरिज नहीं हो सकती, इसीलिए इसको अलाउ किया गया। ठीक। महर और डुअर इज अ सम ऑफ मनी विच बिकम पेएबल बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन मैरिज। ठीक। जो है पेएबल होती है, हस्बैंड के जरिए पे की जाती है वाइफ को मैरिज के टाइम पे। ठीक। ईदर बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक। या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए या अगर दोनों पार्टी में एक एग्रीमेंट होता है उसके जरिए। ठीक। महर आपको देना ही पड़ता है। ठीक। सो महर या डुअर जो है ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में नहीं आता है। ठीक। डाउरी के कॉन्सेप्ट में महर या डुअर नहीं आता है, क्योंकि इसके बगैर मुस्लिम मैरिज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको उससे बाहर रखा गया। तो महर और डुअर इज अ सम ऑफ मनी विच बिकम पेएबल बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन मैरिज ईदर बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। या तो दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट के बीच में होगा, एग्रीमेंट से तय होगा कि क्या अमाउंट देना होगा या कितना ज्वेलरी देना होगा, या जो है लॉ का इस्तेमाल करके किया जाए। ठीक। तो महर क्या है? महर या दहेज वो धन राशि है जो पति द्वारा अपनी पत्नी को विवाह पर या तो पार्टियों के बीच समझौते या कानून के संचालन द्वारा दे होती। ठीक। तो पति जो है अपनी पत्नी को दहेज या महर या दहेज देता है। ठीक। ये वो दहेज नहीं है जो हम लोग बात करते हैं। ठीक। तो वो ये अलाउड है, ये जो है दहेज निषेध अधिनियम से बाहर रखा गया है महर को, क्योंकि इसके बगैर मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको बाहर रखा गया है। और ये क्या है? ये हस्बैंड देता है अपनी बीवी को, चाहे दोनों पार्टियों के एग्रीमेंट के बीच में समझौता हो जाता है इसके बारे में, चाहे कानून के संचालन के द्वारा ये तय होता है कि कितना अमाउंट देना होगा। ठीक। तो ये होता है महर। महर तो कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दिया हूँ, तो होप आपको समझ में आ गया होगा महर क्या होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है ऑनर किलिंग, सम्मान हत्या। मोस्ट ऑफन द मर्डर ऑफ अ वीमेन और गर्ल बाय मेल फैमिली मेंबर्स। ठीक। तो ऑनर किलिंग क्या होती है? सम्मान हत्या होती है। ठीक। सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लोग जो है हत्या कर देते हैं, उसी को ऑनर किलिंग कहा जाता है। जैसे किसी ने जो है अभी आगे देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल बताते हैं इसमें। मोस्ट ऑफन द मर्डर ऑफ अ वीमेन और गर्ल बाय मेल फैमिली मेंबर। तो मेल फैमिली मेंबर के लिए विमेन या गर्ल का मर्डर कर दिया जाता है अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उनके ऑनर को नुकसान हो रहा है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक। या गर्ल्स का कोई अफेयर है बाहर, ठीक, लव अफेयर है, और घर वालों को पता चल जाता है, तो वो ज्यादातर जो है इसमें मेल का जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है और अपने ऑनर के लिए जो है वो उनको मार देते हैं। इसी को ऑनर किलिंग कहा जाता है। मोस्ट ऑफन द मर्डर ऑफ अ वीमेन और गर्ल बाय मेल फैमिली मेंबर्स। ठीक। सम्मान हत्या क्या है? अधिकतर परिवार के पुरुष
सदस्यों द्वारा किसी महिला या लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो अधिकतर परिवार के जो पुरुष होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, उनके द्वारा महिला या लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो इसमें ज्यादातर ऑनर किलिंग में, सम्मान हत्या में ज्यादातर महिला या लड़की की हत्या की जाती है। ठीक, ज्यादातर इसमें महिला या लड़की की हत्या की जाती है। The killers justify their action by claiming that the victim has brought dishonor upon the family name or prestige. ठीक, सो किलर जो है अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है, यानी कि जो मारता है वो अपने एक्शन को किस तरह से जस्टिफाई करता है? बाय क्लेमिंग दैट द विक्टिम हैज ब्रॉट डिसऑनर अपॉन द फैमिली नेम और प्रेस्टीज। ठीक, क्योंकि ये माना जाता है कि जो विक्टिम है, ठीक, उसने क्या किया था? डिसऑनर किया था, डिसऑनर वाले कुछ काम किए थे और फैमिली का नेम और प्रेस्टीज खराब किया था, इसीलिए जो है उसको मारना सही है। इस तरह से वो अपने एक्शन को, जो भी किलर होता है, वो जस्टिफाई करता है। हत्यारे अपने कार्यों को ये दावा करके सही ठहराते हैं। तो अपना जो कार्य है हत्या करके, उसने वो जो है ये दावा करके और सही ठहराते हैं कि पीड़ित ने परिवार के नाम या प्रतिष्ठा पर अपमान किया। ठीक, क्योंकि पीड़ित ने परिवार का नाम खराब किया है, परिवार की जो प्रतिष्ठा थी उसका अपमान किया है, इसलिए हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी। ठीक, तो हत्यारे इस नाम को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं, अपने एक्शन को इस तरह से ही जस्टिफाई करते हैं। In patriarchal societies, the activities of girls and women are closely monitored. ठीक, तो जो पैट्रियर्कल सोसाइटी होती है उसमें जो एक्टिविटी होती है गर्ल्स की, ठीक, पैट्रियर्कल सोसाइटी किसको कहते हैं बताइए? पैट्रियर्कल किसको कहेंगे? पैट्री मतलब मेल, अर्कल मीन्स अथॉरिटी। ठीक, सो जहाँ पे मेल की अथॉरिटी हो, जहाँ मेल की सत्ता हो, ठीक, उसी को पैट्रियर्कल कहते हैं। तो पैट्रियर्कल सोसाइटीज में एक्टिविटीज ऑफ गर्ल एंड वुमेन आर क्लोजली मॉनिटर्ड। तो गर्ल और वेमेन की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। ठीक, पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों और महिलाओं की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। तो जो भी पितृसत्तात्मक समाज होता है उसमें लड़कियों और महिलाओं की गतिविधियों पर बहुत ही पैनी नजर रखी जाती है। ठीक, क्यों रखी जाती है? क्योंकि जो पितृ सत्तात्मक समाज होते हैं वो जो है अपने ऑनर को और अपने प्रेस्टीज को महिलाओं के अंदर रखते हैं। ठीक, कि महिलाएं ही उनका ऑनर और उनकी प्रेस्टीज को खराब कर सकती हैं, इसीलिए जो है उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है। The maintenance of women's virginity and sexual purity are considered to be the responsibility of male relatives, first her father and brother and then her husband. ठीक, तो कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ वुमेन्स वर्जिनिटी, वुमेन की वर्जिनिटी की मेंटेनेंस, ठीक, उसके सेक्सुअल प्योरिटी मतलब वो सेक्सुअली प्योर है या नहीं है, ये कंसीडर किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल रिलेटिव्स की। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल रिलेटिव्स की कि विमेन की वर्जिनिटी को मेंटेन करके रखे और विमेन को सेक्सुअली प्योर रखे। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेल रिलेटिव्स की है। पहले उसके फादर की होती है, जब वो फादर के घर में होती है तो सबसे पहले फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर ब्रदर की होती है, और फिर जाकर हस्बैंड की होती है। शादी के बाद फिर हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक, सो एक महिला के कौमार और यौन शुद्धता के रखरखाव को पुरुष रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बनाना माना जाता है। ठीक, सो एक महिला का जो कौमार है या यौन शुद्धता है, उसके रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो पुरुष के पास है, जो उसके पुरुष रिश्तेदार हैं उसके पास है। सबसे पहले जो वो अपने माता पिता के घर जब रहती है तो उसके पिता की जिम्मेदारी ये होती है, और उसके बाद जब वो उसके बाद जो है पिता जब थोड़ा बड़ी हो जाती है तो उसके भाई की जिम्मेदारी ये हो जाती है, और फिर लास्ट में जब उसका विवाह हो जाता है तो फिर उसके पति की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक, सो सेक्शन 299 टू 304, ठीक, तो 299 से 304 तक जितने भी सेक्शन आते हैं वो पनिश एनी पर्सन गिल्टी ऑफ मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक, धारा 299 से 304
किसी भी व्यक्ति को हत्या और गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने जाने का पर सजा दे। ठीक, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, अगर आप किसी भी व्यक्ति की आप हत्या करते हैं या ऐसा ऐसा कुछ एक्शन करते हैं जिसमें हत्या का इरादा नहीं था लेकिन हत्या हो जाए, ठीक, तो ये सेक्शन 2000 और 200 और 299 और 304 के तहत इसमें सजा दी जाती है। ठीक, धारा 299 और 304 किसी भी व्यक्ति को हत्या और गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने जाने पर सजा दी। ठीक, द पेनाल्टी फॉर मर्डर इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड अ फाइन। ठीक, तो पेनाल्टी क्या है मर्डर के लिए? मर्डर के लिए क्या सजा है? आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद या डेथ। ठीक, या तो उसको फांसी दे दी जाती है या उम्र कैद कर दिया जाता है और उसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाता है। हत्या के लिए सजा आजीवन कारावास या मृत्यु और जुर्माना। ठीक, आजीवन कारावास के साथ हो सकता है जुर्माना भी हो जाए और या तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है उसके बदले। ठीक, अगर आप इस तरह की हत्याएं करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फेमिनिज्म। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। Feminism is a broad term to refer to perspectives and a movement that recognizes and opposes patriarchy, the male dominance of society, and that argues for the right of women. ठीक, सो फेमिनिज्म क्या है? एक ब्रॉड टर्म है टू रिफर टू पर्सपेक्टिव। ठीक, जो एक पर्सपेक्टिव है, आप कह सकते हैं फेमिनिज्म क्या है? एक पर्सपेक्टिव है, एक मोमेंट है दैट रिकॉग्नाइजेस एंड अपोजेस पैट्रियार्की, जो क्या करता है? पैट्रियार्की को अपोज करता है, पैट्रियार्की को रिकॉग्नाइज करता है और उसको अपोज करता है। हमेशा फेमिनिज्म जो है वो पैट्रियार्की के खिलाफ बोलते हैं। पैट्रियार्की क्या है? द मेल डोमिनेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक, मेल डोमिनेंस ऑफ सोसाइटी के खिलाफ हमेशा पैट्रियार्की होते हैं, इसको अपोज फेमिनिज्म होती है और ये हमेशा जो है पैट्रियार्की को अपोज करते हैं। एंड दैट आर्ग्यूज फॉर द राइट ऑफ वुमेन, और ये जो है हमेशा वुमेन के राइट के लिए काम करते हैं, वुमेन के हक के लिए काम करते हैं। So feminism is a broad term to refer to perspective and a movement that recognizes and opposes patriarchy, the male dominance of society, and that argues for the right of women. ठीक, और जो women के right के लिए argue करते हैं। ठीक, नारीवाद क्या है? नारीवाद एक परिपेक्ष और एक आंदोलन को संदर्भित करने के लिए एक व्यापक शब्द है। ठीक, तो नारीवाद क्या है? एक परिपेक्ष और एक आंदोलन को संदर्भित करने के लिए एक व्यापक शब्द है जो पितृसत्ता समाज के पुरुष प्रभुत्व को पहचानता है और विरोध करता है। ठीक, जो क्या करता है? पितृसत्तात्मक जो समाज है, यानी कि समाज जो पुरुष प्रभुत्व समाज है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको पहचानता है और उसके विरोध काम करता है। इसी को नारीवाद कहा जाता है। और जो महिलाओं के अधिकारों के लिए तर्क देता है, जो हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है, महिलाओं के अधिकारों के लिए तर्क देता है, उसी को नारीवाद कहा जाता है। ठीक, उसी को नारीवाद कहा जाता है। फेमिनिज्म हैज प्रोवाइडेड वेस्टर्न वुमेन विद इंक्रीज्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। फेमिनिज्म ने जो है वेस्टर्न वुमेन को इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं। ठीक, क्योंकि फेमिनिज्म की वजह से जो है अब फीमेल जो है एजुकेशनल फील्ड में जाने लगी हैं, लोग जो है अब उतना इनके ऊपर सख्ती नहीं बरतते हैं। ठीक, सो फेमिनिज्म हैज प्रोवाइडेड वेस्टर्न वुमेन विद इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इन्होंने वेस्टर्न वुमेन के लिए बहुत काम किया है जिसमें उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनकी बढ़ी है। द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिला है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, और वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे उनको कम सैलरी दी जाती थी मेल मेंबर के मुकाबले में फीमेल मेंबर को कम सैलरी दी जाती थी, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो मेल मेंबर को मिलती थी वो फीमेल को नहीं मिलती थी। तो इससे भी बचाने के लिए फेमिनिज्म ने काम किया है। एंड द राइट टू मेक पर्सनल डिसीजन अबाउट प्रेगनेंसी, और एक ऐसा राइट है उनके पास कि वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकती हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं या नहीं, वो उसका डिसीजन जो है वो वुमेन खुद ले सकती हैं। ठीक,
तो फेमिनिज्म हैज प्रोवाइडेड वेस्टर्न वुमेन with increased educational opportunities, the right to vote, protection against workplace discrimination, and the protection against workplace discrimination, and the right to make personal decision about pregnancy. नारीवाद ने पश्चिमी महिलाओं को शैक्षिक अवसरों में वृद्धि दी है। मतलब ये जो वेस्टर्न वुमेन है यानी कि पश्चिमी महिलाएं हैं, उनको नारीवाद की वजह से शैक्षिक अवसर में वृद्धि मिली है। ठीक, मतदान का अधिकार मिला है, कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और गर्भावस्था के बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, सो कार्यस्थल पर उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। भेदभाव के लिए जैसे उनको अगर कम वेतन दिया जा रहा है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अगर मेल मेंबर के मुकाबले में यानी कि पुरुष के मुकाबले में उनको कम तनख्वाह मिल रही है, कम वेतन दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकती हैं। उससे बचाने के लिए ये नारीवाद आया था। ठीक, और गर्भावस्था से रिलेटेड जो है व्यक्तिगत निर्णय से रिलेटेड निर्णय का अधिकार दिया गया महिलाओं को। ठीक, यानी कि महिलाएं अगर गर्भवती होना चाह रही हैं तो होंगी, नहीं चाह रही हैं तो नहीं होंगी। ये पूरा अधिकार पहले पुरुष के पास था, अब जो है ये महिलाओं के पास है। ठीक, इसी को नारीवाद कहा जाता है। नारीवाद की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ठीक, इन सम कम्युनिटीज फेमिनिज्म हैज आल्सो सक्सीडेड इन चैलेंजिंग परवेसिव कल्चरल नॉर्म्स एंड अबाउट वुमेन। ठीक, कुछ समुदाय में नारीवाद महिलाओं के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देने में भी सफल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मानदंड हैं, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ये मानते हैं कि महिलाओं को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक, जो वुमेन को दबाने का काम करते हैं, वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन का काम करते हैं, उसको भी खत्म करने में फेमिनिज्म बहुत सारी कम्युनिटीज में उसको भी खत्म करने में फेमिनिज्म ने रोल अदा किया है। ठीक, इन सम कम्युनिटीज फेमिनिज्म हैज आल्सो सक्सीडेड इन चैलेंजिंग परवेसिव कल्चरल नॉर्म्स अबाउट वुमेन। ठीक, जो भी परवेसिव कल्चरल नॉर्म्स हैं वुमेन से रिलेटेड, उसको खत्म करने में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। कुछ समुदाय में नारीवाद महिलाओं के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देने में भी सफल रहा है। ठीक, तो कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसमें नारीवाद जो है व्यापक रूप से जो भी मानदंड पाए जाते थे, सांस्कृतिक मानदंड पाए जाते थे महिलाओं से रिलेटेड, जिसमें महिलाओं को दबाया जाता था, कुचला जाता था, ऐसे सांस्कृतिक मानदंडों को खत्म करने में भी नारीवाद ने सफलता हासिल की। ठीक, जैसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे समाज में अभी भी पाई जाती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि महिलाओं को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी चीजें होती हैं कि महिलाओं से वो सारी चीजें कराए, जैसे घर के सारे काम कराए जा रहे हैं इस नाम पे कि महिलाओं का ये काम। ठीक, तो एक तरह से क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो नारीवाद जो है इसको भी बहुत सारे समुदाय में खत्म करने में कामयाब रहा है। ठीक, सो डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, जो अलग अलग मतलब आंदोलन चले थे फेमिनिज्म के, उसको वेव्स में बांटे गए हैं। ठीक, सो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। सो हम लोगों ने फेमिनिज्म के बारे में समझ लिया कि फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म इज अ ब्रॉड टर्म टू रिफर टू पर्सपेक्टिव एंड अ मूवमेंट दैट रिकॉग्नाइजेस एंड अपोजेस पैट्रियार्की। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है। ज्यादातर इसमें फेमिनिज्म का मतलब यही है कि ये पैट्रियार्की के खिलाफ होते हैं और जो मेल डोमिनेशन है उसके खिलाफ होते हैं, और जो भी वुमेन का जो राइट है उसको देने के लिए ये काम करते हैं, उसको पाने के लिए काम करते हैं, और वुमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। ठीक, So the first wave of feminism, नारीवाद की पहली लहर क्या है? The first wave of feminism is believed to have started around 1848। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1848 में स्टार्ट हुई थी। Often tied to the first formal women rights convention in Seneca Falls, न्यूयॉर्क। ठीक, तो ये किससे जोड़ा जाता है इसको?
इस फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को किससे जोड़ा जाता है था, एक फॉर्मल वुमेन राइट कन्वेंशन हुई थी, फॉर्मल वुमेन्स राइट कन्वेंशन हुई थी किसमें, सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक? उससे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को जोड़ा जाता है। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कब स्टार्ट हुई थी, 1848 में स्टार्ट हुई। नारीवाद की पहली लहर, माना जाता है कि नारीवाद की पहली लहर 1848 के आसपास शुरू हुई थी, जो अक्सर सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क में पहली औपचारिक महिला अधिकार सम्मेलन से जुड़ी हुई थी, ठीक? उससे जोड़ा जाता है इसको कि नारीवाद की जो पहली लहर है वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो जो एक सेनेका फॉल्स यानी कि न्यूयॉर्क में एक औपचारिक महिला अधिकार सम्मेलन हुआ था, वहां से इसको जोड़ा जाता है, वहां से नारीवाद को जोड़ा जाता है, ठीक? नारीवाद की पहली लहर को वहीं से जोड़ा जाता है। द कन्वेंशन वॉज नोटेबली रन बाई ल्यूक्रेशिया मॉट एंड एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, ठीक? सो ल्यूक्रेटिया मॉट एंड एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, इन लोगों ने लीड किया था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को आप कह सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशन को इन्होंने ही रन किया था, इन्होंने ही लीड किया था, ठीक? द कन्वेंशन वाज नोटेबली रन बाय ल्यूक्रेटिया मॉट एंड एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन who were among the other 300 in attendance, ठीक? जो बाकी जो है 300 में थी, मतलब कि टोटल जो है 300 लोगों ने इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया था, उन्हीं 300 में ये दो भी थी, ठीक? अधिवेश विशेष रूप से ल्यूक्रेटिया मॉट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन द्वारा चलाया गया था, जो उपस्थिति में अन्य 300 में से थी, यानी कि सारे जितने लोग शामिल हुए थे कन्वेंशन में, उसमें 300 लोग शामिल हुए थे सम्मेलन में, ठीक? उसमें से दो ये भी थी, ल्यूक्रेटिया मॉट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, ठीक? Many of the activists believe that their goal would be hard to accomplish without women's right to vote, ठीक? बहुत से एक्टिविस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि उनके गोल जो है वो हार्ड, मतलब उसके जो भी उनके गोल थे, जो वुमेन्स के गोल थे, वो अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, ठीक? विदाउट वुमेन्स राइट टू वोट, जब तक जो है वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिलाया जाएगा तब तक उनके गोल को हासिल करना बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई कार्यकर्ताओं का मानना था कि महिलाओं के मतदान के अधिकार के बिना उनके लक्ष्यों को पूरा करना कठिन होगा, ठीक? सो बहुत सारे कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि महिलाओं के मतदान के अधिकार के बिना उनके जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करना कठिन होगा। तो सबसे पहले हमें ये मानना चाहिए कि हमें महिलाओं के मतदान का अधिकार देना चाहिए। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म यही बिलीव करता था कि महिलाओं का अधिकार तभी मिल सकता है जब जो है हम महिलाओं के मतदान का अधिकार लेंगे तब, ठीक? यानी कि सबसे पहले हमको महिलाओं के मतदान का अधिकार लेना चाहिए, उसके बाद बाकी अधिकार हमको आसानी से मिलेंगे, इसके बिना जो है बाकी अधिकार बहुत मुश्किल है पाना, ठीक? सो कई कार्यकर्ताओं का मानना था कि महिलाओं के मतदान के अधिकार के बिना उनके लक्ष्यों को पूरा करना बहुत कठिन होगा, ठीक? बहुत मुश्किल होगा। Early feminists are thought to have been inspired by feminist writing such as those, जो शुरुआत के फेमिनिस्ट थे वो फेमिनिस्ट राइटिंग से इंस्पायर थे, जैसे कि दोज बाय मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट का जो बुक थी, इनकी जो बुक थी द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1972, ये मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट की बुक है, ठीक? इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके, इससे भी लोग इंस्पायर थे। एंड जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक? जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो 1869 में पब्लिश हुई थी। तो इन दोनों बुक से जो है फेमिनिस्ट, जो भी अर्ली फेमिनिस्ट थे, वो इनसे ही इंस्पायर थे। शुरुआती नारीवादियों को नारीवादी लेखन से प्रेरित माना जाता था, नारीवादी लेखन से इन लोगों को प्रेरित माना जाता था, जो भी शुरुआती नारीवादी थे, जैसे कि मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट की बुक थी द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक? जो 1869 में प्रकाशित हुई थी। तो इन दोनों से जो शुरुआत के नारीवादी हैं उनको प्रेरित माना जाता था। In 1916,
मार्गरेट सैंगर ओपन द फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक इन द यूनाइटेड स्टेट। सबसे पहले मार्गरेट सैंगर ने 1916 में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला था यूनाइटेड स्टेट में। डिफाइन द न्यूयॉर्क स्टेट लॉ दैट फॉरबिड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक, क्योंकि उस वक्त का जो न्यूयॉर्क का लॉ था वो इस चीज को अलाउ नहीं करता था कि कंट्रासेप्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कंट्रासेप्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ नहीं करता था उस वक्त का न्यूयॉर्क का लॉ, और इसके अगेंस्ट ही जाकर मार्गरेट सैंगर ने 1916 में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला था। ठीक, 1916 में मार्गरेट सैंगर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला जन नियंत्रण क्लिनिक खोला, जिसे न्यूयॉर्क राज्य के कानून को धाता बताते हुए गर्भ निरोध के वितरण पर रोक लगा दी। ठीक, सो क्योंकि ये जो है क्या था, ये न्यूयॉर्क का जो उस वक्त का कानून था वो ये था कि गर्भ निरोध के वितरण को रोका जाए। ठीक, गर्भ निरोध के वितरण को जो है गैर कानूनी माना जाता था। उसके खिलाफ जाकर 1916 में मार्गरेट सैंगर ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में जन नियंत्रण क्लिनिक खोला था। ठीक, द इशू विद फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के साथ क्या क्या इशूज थे। तो पहली लहर नारीवाद के साथ कौन कौन सा मुद्दा था, यानी कि क्या क्या इशूज थे। द एक्टिविज्म ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बाय बीइंग फेमिनिज्म फॉर एक्सक्लूसिवली विद वुमेन। ठीक, सो जो इशू था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का, द एक्टिविज्म ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बाय बीइंग अ फेमिनिज्म फॉर एक्सक्लूसिवली व्हाइट वुमेन। ठीक, तो पहला जो प्रॉब्लम था फेमिनिज्म का, वो क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो फेमिनिज्म है ये खास तौर से व्हाइट वुमेन के लिए था, ब्लैक वुमेन के लिए नहीं था। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को ये क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी वो व्हाइट वुमेन के लिए लड़ी, ब्लैक वुमेन के लिए ये नहीं था। ठीक, या जो है अदर देन व्हाइट वुमेन के लिए ये नहीं था। पहली लहर नारीवाद के साथ मुद्दा क्या था। प्रथम लहर नारीवाद की सक्रियता की अक्सर विशेष रूप से श्वेत महिलाओं के लिए नारीवाद होने के लिए आलोचना की जाती है। तो ये माना जाता है पहली लहर नारीवाद के साथ ये मुद्दा था कि पहली लहर की जो नारीवाद थी उसकी सक्रियता को ये अक्सर जो है उसको किससे जोड़ा जाता था, श्वेत महिलाओं के साथ जोड़ा जाता था। और ये माना जाता था कि जो पहली लहर है वो ज्यादातर किन के अधिकारों को फोकस करती है, वो ज्यादातर वो श्वेत महिलाओं के अधिकारों को फोकस करती है। उनको जो है उनमें जो है जो श्वेत महिलाओं के अलावा जो महिलाएं थी उनसे कोई मतलब नहीं था, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं की गई थी। इसी बात को लेकर पहली लहर नारीवाद की जो पहली लहर थी उसकी आलोचना की गई थी। ठीक, गुड आफ्टरनून। सो प्रथम लहर नारीवाद की जो थी वो ये माना जाता था कि इन्होंने जितने भी अधिकार की बात की है वो श्वेत महिलाओं के लिए बात की, यानी कि पहली लहर को ये माना जाता था कि ये श्वेत महिलाओं के लिए ही थी, बाकी जो है जो श्वेत महिलाएं नहीं थी उनके लिए नहीं था। इसी बात को लेकर पहली लहर को की आलोचना की जाती थी। ठीक, although the vote was granted to white women in 1920, ठीक, it would take much longer for women of color to be able to exercise their right to vote। जो व्हाइट वुमेन थी उनको वोट का जो राइट था वो 1920 में ही मिल गया था, लेकिन जो कलर्ड वुमेन थी यानी कि जो व्हाइट वुमेन नहीं थी उनको जो है बहुत टाइम लगा राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए, राइट टू वोट को पाने के लिए उनको बहुत टाइम लगा। यानी कि यही माना जा सकता है कि जो व्हाइट वुमेन थी उनको उनके लिए ही फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म काम करता था, क्योंकि 1920 ही में व्हाइट वुमेन को वोट का अधिकार मिल गया था, और जबकि जो है जो कलर्ड वुमेन थी यानी कि जो व्हाइट वुमेन नहीं थी उनको वोट का अधिकार बहुत लेट में मिला था। ठीक, हालांकि 1920 में श्वेत महिलाओं को वोट दिया गया था, लेकिन रंग की महिलाओं को वोट देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने में अधिक समय लगा। ठीक, मतलब कि उनको अधिकार बहुत लेट मिला, इस तरह का अधिकार उनको बहुत लेट मिला। हालांकि 1920 में ही जो श्वेत महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक, in her famous 1851 speech "And I Am Women", abolitionist Sojourner Truth
Sojourner Truth described the operation against women of color in terms of ideological inconsistency. ठीक, 1851 के अपने प्रसिद्ध भाषण में आंट आई एम विमेन उन्मूलनवादी सोजार्नर ट्रुथ ने वैचारिक असंगति के संदर्भ में रंग की महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का वर्णन किया। तो सोजार्नर ट्रुथ ने ही महिलाओं, जो कलर्ड महिलाएं थी, कलर्ड वेमेन थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन का वर्णन किया है, ऑपरेशन के बारे में बताया है कि जो कलर्ड वेमेन होती हैं उनके साथ ज्यादा ऑपरेशन होता है, उनके साथ उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये किसने बताया था? सोजॉर्नर ट्रुथ ने बताया था। और उनकी एक स्पीच थी जिसका टाइटल क्या था? एंड आई एम विमेन, क्या मैं एक औरत नहीं हूँ। ठीक, इन हर फेमस 1851 स्पीच एंड आई एम विमेन, एबॉलिशनिस्ट सोजॉर्नर Truth described the operation against women of color in terms of ideological inconsistency. 1851 के प्रसिद्ध भाषण में एंड आई एम विमेन उन्मूलनवादी सोजार्नर ट्रूथ ने वैचारिक असंगति के संदर्भ में रंग की महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का वर्णन किया। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो रंग की महिलाएं होती हैं, श्वेत महिलाओं के मुकाबले में रंग की महिलाओं के साथ ज्यादा उत्पीड़न होता है, उनको दबाया कुचला ज्यादा जाता है। ठीक है, तो ये सोजार्नर ट्रुथ ने एक स्पीच में, अपने एक भाषण में कहा था, जिसका टाइटल क्या था? आंट आई एम विमेन, यानी कि क्या मैं एक औरत नहीं हूँ। ठीक, ठीक है। बाकी हम लोग रात में 8 बजे करेंगे, थोड़ा सा काम है मुझको, तो रात में हम लोग 8 बजे करेंगे बाकी क्लास। ठीक, 1 आवर की क्लास रात में 8 बजे होगी। आज हम लोग यूनिट कंप्लीट करेंगे, कल से यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे और सेम टाइम होगा, 2 से 4 कल से होगा। आज सिर्फ हम लोग 8 बजे आज क्लास करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।